मैं अभिषेक चित्रांशी, स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम मौर्योत्तरकालीन यानी कि लेटर मौर्यंस के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद जो जो शासक आए उसमें देसी विदेशी को हम बांट के पढ़ रहे थे। हमने देसी को पढ़ रखा है और विदेशी के अंतिम चरण यानी कि हम आज कुषाण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका संस्थापक कुजुल कडफिसेस है, जिसको कहा गया क्यू तिस्यू को। फाइन। भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर इसने कब्जा किया और वहाँ पर अपना शासन जमा लिया है। कुजुल कडफिसेस के जो सिक्के मिले हैं वो केवल तांबे के रहे हैं। केवल मतलब बिल्कुल केवल तांबे के, कोई और सोने के या चांदी के नहीं मिले हैं। इसने अपने सिक्के पर क्या लिखवाया? शत धर्म थित। ये संस्कृत शब्द है। इसको धर्म थिदस भी कहीं कहीं पढ़ा गया, कहीं कहीं से धर्म मित्र भी पढ़ा गया। इसका मतलब है कि यह संभवतः इसने जो है कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ध्यान रखिए, कुजुल कडफिसेस के बाद इसके जो उत्तराधिकारी हुए उसका नाम था विम कडफिसेस। इसको कहा जाता है येन काओचे। इसके सोने के सिक्के प्लस तांबे के भी सिक्के मिले हैं। तांबे के कम मात्रा में, लेकिन सोने के ज़्यादा मात्रा मिले हैं। और जो सोने के सिक्के हैं, इस पर शिव की आकृति मिली है, जो कि नंदी पर विराजमान त्रिशूल के साथ शिव बैठे हैं। त्रिशूल के बिना और नंदी के बिना शिव अधूरे हैं, तो नंदी के ऊपर विराजमान है और त्रिशूल के साथ हैं। इसकी उपाधि यानी कि विम कडफिसेस की उपाधि जो है वो सर्वलोकेश्वर महेश्वर की है। इस अनुसार इसकी जो उपाधि है, इसके अनुसार जो हम प्रमाण निकाल लेते हैं, अनुमान निकाल लेते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ये शैव अनुयायी था। भारत में वास्तविक कुषाण सत्ता इसने स्थापित करी थी और भारत का संबंध पहली बार रोम से होना शुरू हुआ। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और महानतम शासक था वह था कनिष्क फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड 71 AD to 101 ईस्वी तक रहा। कुषाण वंश का सबसे महान शासक है। चीन के क्षेत्र में भारत का प्रसार भी किया इसने। इसके सिक्कों पर इसके जो सिक्के हैं वो बंगाल तक मिले हैं और देवपुत्र की उपाधि धारण करता है, ऑल्सो नोन एज अशोक सेकंड। ठीक है। इसकी जो राजधानी रही वो 2 बार रही। पहली जो रही वो पेशावर यानी कि पुरुषपुर में रही और दूसरी रही मथुरा में। जो पेशावर या पुरुषपुर में राजधानी रही, उसने वहाँ पर एक टावर का भी निर्माण कराया जिसका नाम था कनिष्क चैत्य। और इस कनिष्क चैत्य के जो इंजीनियर है उसका नाम है अगिलस। मैं आपके लिए बहुत छोटे पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढ के भी लेता हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका न छूटे। तो कनिष्क टावर के इंजीनियर का नाम है अगिलस। फाइन। और जो मथुरा दूसरी राजधानी थी, यहाँ से कनिष्क की प्रतिमा भी प्राप्त होती है। कनिष्कपुर नगर कश्मीर में इसने बनाया था। ठीक है। इसका नाम था कनिष्कपुर नगर और यहीं पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। 78 ईस्वी में राज्याभिषेक के साथ ही इसने शक संवत को चला रखा था और इसके सारनाथ लेख में शक संवत 3 अंकित है, यानी कि इसके द्वारा चलाए गए शक संवत का अब ये 3रा वर्ष था। और वन स्फरण तथा खर पल्लाड़ इसके छत्रप है। किसके? कनिष्क के छत्रप हैं। छत्रप का मतलब मैंने आपको कल शक वाली क्लास में बता रखा था कि जो राजा है उसका बड़ा सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र को उसने कई भागों में विभक्त कर दिया है। उन क्षेत्रों के प्रशासक के तौर पे, गवर्नर के तौर पे उसने एक व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है जो कि वहाँ का प्रशासन संभालेंगे और राजा को रिपोर्ट करेंगे। इन्हें कहा जाएगा छत्रप। फाइन। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर अभियान किया या आक्रमण किया, हमला किया, जो भी आप समझते हो, और वहाँ से उसने 3 चीज़ें ले आई। बुद्ध का भिक्षा पात्र ले आया, अश्वघोष जो दार्शनिक रहे महान अश्वघोष, उनको भी अपने दरबार में निमंत्रित किया या उन्हें उठा ले आया। एक अनोखा मुर्गा भी ले आया जिसकी कथा आपको बुद्ध के टाइम पे मिलती है। मैंने आपको बुद्धिज्म में पढ़ा रखा था, उस टाइम पे भी जो क्या मैंने आपको ये बता रखा था कि एक अनोखे मुर्गे की कहानी भी उनके साथ साथ चलती है। तो 3 चीज़ें ले आया कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद। बुद्ध का भिक्षा पात्र, अश्वघोष दार्शनिक को, और अनोखा मुर्गा ले आया। गांधार और मूर्ति कला क्षेत्र में जो शैली, गांधार और मूर्ति कला शैली का जो विकास हुआ, ये इसके टाइम पीरियड पे ज़्यादा हो गया। इसके जो दरबारी विद्वान हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो ध्यान से रखिएगा। इसके दरबारी विद्वान थे वसुमित्र जिन्होंने लिखी विभाषा शास्त्र, नागार्जुन जिन्होंने लिखी माध्यमिकारिका, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, चरक इन्होंने चरक संहिता लिखी। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये दरबारी विद्वान था या समकालीन था, इस पर जो है कि विवाद चलते रहते हैं। तो बहरहाल आप चरक को इनके दरबारी विद्वान में रख के देखेंगे तो चरक संहिता लिखी और कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष मैंने बताया है कि उसने जो है कि पाटलिपुत्र को ले आया था। अश्वघोष ने लिखी सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार और बुद्धचरित, विच इज ऑल्सो नोन एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपके लिए यहाँ पे ले आया हूँ मैं। वो क्या है कि सुश्रुत और नागार्जुन जिन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता
सुश्रुत ने लिखी। नागार्जुन के साथ मैंने इनका नाम इसलिए जोड़ा है क्योंकि कनिष्क का ये दोनों क्या है, समकालीन थे और कन्फर्म है कि ये इनके दरबार में नहीं थे। सर्वप्रथम जो मैत्रेय बुद्ध का अंकन है वो कनिष्क की मुद्राओं पर है और मैत्रेय बुद्ध के नीचे वोडो बुद्ध लिखा हुआ है। वोडो VODO वोडो बुद्ध लिखा हुआ है और मानव रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन भी कनिष्क की मुद्राओं पर ही है। कनिष्क के तांबे की मुद्राओं पर साको मानो बुद्ध खुदा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, पूछा जाएगा। कनिष्क की शैल प्रतिमाएं शुर्खकोटल जो कि अफगानिस्तान से मिलती है और सिरविहीन जिसे कंबध मूर्ति माटिया मथुरा से मिलती है। अन्य सिक्कों पर हेलियोस यानी कि सूर्य, मेयोमाओ यानी कि चंद्र, अतश आदसो या आतिश, अत्र यानी कि अग्नि की आकृतियां भी मिलती हैं। इसके बाद जो अगला शासक हुआ उसका नाम था होविष्क। सत्ता का केंद्र पेशावर से बदलकर कहाँ हो गया, मथुरा। पेशावर यानी कि पुरुषपुर, मथुरा यानी कि माट। तो पेशावर से बदलकर मथुरा हो गई केंद्रीय राजधानी किसके टाइम पे, होविष्क के टाइम पे। सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ भी इसके टाइम पे बनाई गई। एक देवता, ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक देवता इसके टाइम पर अपने एक हाथ में लिंग और दूसरे हाथ में चक्र लिए हुए हैं और ये जो देवता हैं ये समन्वित देवता हरिहर की आकृति है। किसकी आकृति होगी, तो ये हरिहर की आकृति है, ध्यान रखिएगा। जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था वासुदेव और वासुदेव ही अंतिम शासक है जिसने भारतीय नाम रखा, बाकी सभी ने जो है कि अपने अपने अकॉर्डिंग नाम रखा था। गजनवी के आक्रमण से पहले तक कुषाण भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग तक शासन कर रहे थे। इन्हें ही अलबरूनी क्या कहता है, हिंदू शाही शासक कहता है। फाइन। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि रोमन सम्राट जो है कैसर की उपाधि धारण करते थे, ईरानी सम्राट किसरा की, चीनी सम्राट स्वर्गपुत्र की और कुषाण सम्राट शाही की उपाधि धारण करते थे। ये वाला स नहीं है, ये वाला श नहीं है, षटकोण वाला श है, ठीक है। शाही की उपाधि धारण करते थे और जो मौर्य थे वो देवनामप्रिय की उपाधि धारण किया करते थे यूजुअली। और जो पुराणों पर सबसे ज़्यादा काम अब तक किया है वो किया है पार्जिटन ने। पार्जिटन एक विद्वान है, ठीक है। और जो कलयुग का टाइम पीरियड है वो 3102 BC के आसपास का माना जाता है। विक्रमी संवत जो चलाया वो 57 BC में चलाया गया उज्जैन में शकों की पराजय के द्वारा। जो उज्जैन में शकों की पराजय हुई किसके द्वारा, विक्रम के द्वारा। और विक्रम ने क्या चलवाया 57 BC में विक्रमी संवत, जिसे मालव संवत भी कहा जाता है। शक संवत 78 AD में कनिष्क जो कुषाण शासक था उसके द्वारा चलाया गया। इसमें चष्टन का नाम भी आता है, इसको भी आप सार में कवर कर सकते हैं। कनिष्क जो है, कनिष्क के सारनाथ लेख में बताया गया है कि इस समय तक शक संवत 3 चल रहा था, यानी कि शक संवत को चले हुए तीसरा वर्ष या तीसरा ईयर था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश PCS का एक फेवरेट क्वेश्चन ये है कि वो बार बार आपको इसी में कंफ्यूज करता है। वो आपको ऑप्शन देगा कि शक संवत कब चलाया गया, 79 AD में, 80 में, 81, 82 AD में। तो आपको आंसर के तौर पे 81 को चूज़ करना है, बिकॉज 78 AD में तो शक संवत चला ही था। और सारनाथ लेख में कनिष्क कहता है कि शक संवत को चलते हुए अब 3 वर्ष हो चुके थे। तो 78 AD प्लस शक संवत में जो 3 वर्ष और बताए गए हैं, तो अगर आप 78 में 3 ऐड करते हैं तो देन आंसर विल बी 81, ठीक है। तो यू हैव टू गो फॉर दिस ऑप्शन, 81 जहाँ रहेगा उसके साथ आप जाएंगे। वल्लभी संवत जो है वो गुप्त संवत है और ये 319 AD में चलाया गया था, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इनके बीच में एक और चीज़ ध्यान रखिए, विक्रमी संवत और शक संवत के बीच में 135 वर्षों का अंतर है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। और शक संवत तथा वल्लभी संवत के बीच में 241 वर्षों का अंतर है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ ये हैं कि 3735 वर्ष हो चुके हैं जब मैं, यानी कि रवि कीर्ति के लेख की बात कर रहा हूँ, रवि कीर्ति के एहोल लेख की बात कर रहा हूँ। रवि कीर्ति कहता है कि जब मैं एहोल लेख लिखवा रहा हूँ तब तक कितने वर्ष हो चुके हैं, 3735 वर्ष